दोस्तों अभी 10 से 12 सितंबर के बीच में अर्बन कंपनी के अलावा दो और आईपीओ आ रखे हैं। एक है देव एस्केलेटर का और दूसरा है श्रृंगार हाउसिंग का। तो इन दोनों ही आईपीओस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अर्बन कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो आ चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देव एस्केलेटर के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको डेट्स इसकी बताई दी है कि 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 17 सितंबर की रखी गई है। यहाँ पर आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 56 रुपीज से 61 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट में 235 शेयर्स हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 143 करोड़ का है और ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। तो आपको आईपीओ की डिटेल्स पता चल चुकी है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो मेनली ये कंपनी फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी जो कि कंपनी की नीड के हिसाब से छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ये कोवर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करती है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहे उतनी कंपनीज एक साथ काम कर सकती हैं। तीसरा, ये मैनेज्ड ऑफिसेस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको चाहिए कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे एक पूरा तैयार ऑफिस चाहिए जिसमें बेंच भी हो, डेस्क भी हो, कंप्यूटर्स भी हो, सब कुछ सेटअप हो, तो वो सब कुछ भी ये कंपनी आपके लिए करके दे सकती है। और चौथा, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज, जिसमें जैसा आप चाहें वैसा ये कंपनी आपके लिए डिजाइन बनाकर दे सकती है। तो आपको इनका मेन काम समझ आ चुका है। तो आज के टाइम पर इनके लगभग 250 क्लाइंट्स हैं जो कि इनके 28 सेंटर्स और 11 सिटीज में अवेलेबल हैं। 250 क्लाइंट्स का मतलब है कि वो 250 खुद एक कंपनीज हैं जिनको इन्होंने पूरा ऑफिस प्रोवाइड कर रखा है या सब कुछ उनके लिए सेटअप कर रखा है। एंड इन सारे क्लाइंट्स को मिला दें तो ये 8,60,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करते हैं। खैर ये वही बात को बढ़ा चढ़ा के बताने का तरीका है। मेन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 87% का है, यानी जितने भी ऑफिसेज इन्होंने डेवलप कर रखे हैं उसमें से 87% की ऑक्यूपेंसी जो रहती है फुल रहती है। तो अब आपको इसका बिजनेस भी क्लियर हो चुका है, तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि प्रमोटर्स के पास अभी लगभग 50% की होल्डिंग है। आईपीओ के बाद लगभग 36% की होल्डिंग रह जाएगी। अब फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी 178 करोड़ के आसपास हो चुका है और जंप भी देखें तो अच्छा खासा जंप है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2 साल पहले तो कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी, जिसका रीजन ये है कि आपको पता है कि कोविड के बाद से ज्यादातर कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पर इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। फिर 2024 में ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आए और अभी भी देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से सिर्फ नाम मात्र का प्रॉफिट है 1.74 करोड़ का। बट एक चीज यहां पर देखने वाली है वो है इनका एबिटा। देखिए ये तो नेट प्रॉफिट की बात चल रही थी, इनका एबिटा देखें तो वो 80 करोड़ रुपीस का है। अब ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एबिटा के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को भी ऐड किया जाता है, टैक्स भी उसमें इंक्लूडिंग होता है। तो क्योंकि ये कंपनी ऑफिस स्पेसेस को मैनेज करती है तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने खरीदे जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो फिर ये उस डेप्रिसिएशन को क्लेम करते हैं, जिसके बाद उनका प्रॉफिट इतना दिखाई देता है, जिसकी वजह से इन्हें टैक्स भी कम देना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो इनका जो प्रॉफिट बचता है वो 80 करोड़ रुपए के आसपास होता है। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इनके ऊपर 130 करोड़ रुपीस की बोरोइंग भी है। अब बाकी केपीआईज को देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 26% का, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 का है, जो कि ऑन अ हायर साइड है। अब देखिए वैसे तो ये कंपनी जिस तरीके का बिजनेस कर रही है वो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन फिर भी एक छोटी कंपनी के ऊपर इक्विटी से ज्यादा डेट होना इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क को बढ़ा देता है। बाकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर दें तो 550 करोड़ की है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। यानी कह सकते हैं कि बिजनेस अच्छा है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स थोड़े से रिस्की हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए ये जो देव एस्केलेटर कंपनी है, इसको शॉर्ट में देवेक्स कहा जाता है। ये मेट्रो सिटीज में वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्स ऑपरेटर है जिसकी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। इनका ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छा है 87% का। इनके पास ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज कर रखी है 5 से 9 साल की। और देखो जिस तरीके से इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, ऑफिसेज की नीड भी बढ़ेगी तो इनका बिजनेस भी बढ़ सकता है। वीकनेस की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे पहली वीकनेस जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि जिस टाइप का ये बिजनेस कर रहे हैं उसमें इनको शुरू में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ये एक तरीके से कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। दूसरा, इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो वर्क स्पेस से आता है, तो अगर मान लीजिए कोई कोविड जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर वापस से कंपनीज वर्क फ्रॉम होम के ऊपर ही फोकस करती हैं तो भी इनका रेवेन्यू काफी तेजी से गिर सकता है। तीसरा, ये जो कंपनी है अभी सिर्फ इंडिया में ही काम कर रही है। इवन अभी इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब पहला ऑफिस हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में सेटअप करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए ये जिस कैटेगरी में काम कर रही है उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है तो ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो को वर्किंग ऑफिसेज की भी डिमांड बढ़ रही है जो ये प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट कर
कर रही है। चौथा, आजकल जो नई कंपनीज हैं वो एसेट लाइट मॉडल पे चलना चाहती हैं, यानी अपना फालतू का झंझट ऑफिस वगैरह ये सब कुछ सेटअप करने में खर्चा नहीं करना चाहती, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और चौथा, ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उससे ही अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर थ्रेड की बात करें तो इस कैटेगरी में और भी काफी सारी कंपनीज आ चुकी हैं। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, इवन ऊपर ही होती है, जिससे इनके एक्सपेंस बढ़ने ही है। कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, कोई भी बड़े चेंजेस आते हैं, तो इससे इनके बिजनेस के ऊपर बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल आपको इस आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल चुकी है। इसके जीएमपी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी कंपनी होगी, लेकिन आईपीओ लेकर आ रही है और मेन बोर्ड आईपीओ है, तो इसकी डिटेल्स को भी समझते हैं। तो आईपीओ की डेट्स वही है 10 से 12 सितंबर और टेनेटिव लिस्टिंग डेट भी वही है 17 सितंबर की। अब यहां पर आप देख लीजिए कि जो प्राइस बैंड है वो 155 रुपए से 165 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 90 शेयर्स हैं। इसका इशू साइज ठीक ठाक है 400 करोड़ का और ये बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी का मेन बिजनेस है मंगलसूत्र बनाना और उसको बेचना। सिंपल बात तो यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं, मालाबार गोल्ड, तनिष्क, रिलायंस रिटेल्स, इवन दुबई में जो दमास ज्वेलर्स है, उन सब के लिए मंगलसूत्र बनाती है। मतलब मेनली इनका जो बिजनेस है वो B2B है, यानी जो भी ये मंगलसूत्र बनाते हैं वो आगे बिजनेसेस को सेल करते हैं, जो कि फर्दर क्लाइंट्स को बेचते हैं। अब इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो मंगलसूत्र तो ये बनाते हैं, लेकिन अमेरिकन डायमंड्स के साथ, पर्ल्स के साथ, सीजी स्टोन्स के साथ बनाते हैं। इनके 15 कलेक्शंस और 10,000 प्लस SKUs हैं। हर तरह की कैटेगरी के मंगलसूत्र बनाते हैं, जैसे ब्राइडल, ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी, डेली वियर, और इनका एक प्रीमियम जिया ब्रांड भी है जो कि मॉडर्न डिजाइन्स के लिए है। इनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में है। इसके अलावा यूके, यूएसए, यूएई, न्यूजीलैंड और फिजी जैसी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैंने आपको बताया इनके की क्लाइंट्स में मालाबार गोल्ड, टाइटन, रिलायंस रिटेल, दमास ज्वेलर्स जैसे बड़े क्लाइंट्स आते हैं। और इनकी 8,300 स्क्वायर फीट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 166 आर्टिसंस हैं और 2,500 kg की एनुअल कैपेसिटी है। तो भले ही नाम से लग रहा था कि कंपनी क्या ही करती होगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी कैटेगरी के अंदर भी कंपनी ने बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है। यहां पे ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग अभी प्रमोटर्स के पास ही है, आईपीओ के बाद पब्लिक के पास आएगी। अब इसके एसेट्स की बात करें तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। इनकम की बात करें तो वो भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है और इवन अच्छे नंबर से बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। इनका एबिटा भी आप देख सकते हैं कि वो भी लगातार बढ़ा है, नेट वर्थ भी लगातार बढ़ी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़े हैं, लेकिन लगातार ही इनकी बोरोइंग भी बढ़ी है। बट अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो फिर बोरोइंग उतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी है। अब केपीआईज की बात करें तो आरओसी 32% का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी इक्विटी से कम है, तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। इसका पैट मार्जिन 4.27% का है, जो कि खराब नंबर है, लेकिन जिस टाइप का ये बिजनेस करती है उसमें पैट मार्जिन लगभग इतना ही रहता है। बाकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 1600 करोड़ की है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका एक लॉट 90 शेयर्स का है, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो 14,850 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी आप यहां पर देख ही सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी मंगलसूत्र में मार्केट लीडर है। इनके पास 10,000 से भी ज्यादा SKUs हैं। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड है। इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स भी हैं, जैसे कि टाइटन, मालाबार, रिलायंस, और इनके पास अपने ही आर्टिसंस और अपनी खुद की फैसिलिटी भी है, जिससे इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है। वीकनेस की बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो पूरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, इनका पूरा ही बिजनेस मंगलसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है और आजकल का आपको पता ही है कि लोग मंगलसूत्र उतना पहनते नहीं है। ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसकी डिमांड आगे क्या होगी। तीसरा, जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इनके पास पैसा B2B से आना है, तो पहले प्रोडक्ट जाते हैं फिर पैसा आता है, टाइम लगता है, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल अच्छी खासी चाहिए होती है। चौथा, जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर इनका सारा बिजनेस टिका है। अगर एक भी क्लाइंट्स पीछे हट गया, अपना बिजनेस शुरू कर लिया, अपना बनाना शुरू कर लिया, तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मंगलसूत्र की डिमांड क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ब्रांडेड ज्वेलरी है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन्होंने अपना खुद का भी ब्रांड बनाया है जिया, जिसको भी एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। इन्होंने अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया है। इसके अलावा आईपीओ से इनके पास जो फंड आने वाला है उससे ये अपनी कैपेसिटी और अपनी ब्रांडिंग को एक्सपैंड ही करना चाहते हैं। थ्रेड की बात करें तो गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो डिमांड घट सकती है, जैसा थोड़े टाइम पहले हुआ था। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तब भी इनके बिजनेस
बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगला मैंने आपको बताया है कि इनके इतने सारे क्लाइंट है, अगर खुद का ही मंगलसूत्र बनाना उन्होंने शुरू कर दिया या ज्यादा क्वांटिटी में बनाने लगे तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे थ्रेट्स हैं। अब एक बार तीनों आईपीओस को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इन तीनों का जीएमपी बता दूंगा। तीनों मतलब तीसरा वाला अर्बन कंपनी की बात चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले श्रृंगार का प्राइस बैंड है 155 से 165, देव का प्राइस बैंड है 56 से 61 और अर्बन कंपनी का है 98 से 103। यहां पर इशू साइज जो है वो पूरा फ्रेश इशू है, इसमें भी फ्रेश इशू है। और श्रृंगार का जो इशू साइज है वो 400 करोड़ का है, इसका 143 करोड़ का है, जबकि अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ का है। तीनों के लॉट साइज भी आप देख सकते हैं 90, 235 और 145। बाकी सारी जो डेट्स हैं वो सेम है। अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल में जानना है तो नीरज जोशी अर्बन कंपनी लिख के आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब जीएमपी की बात कर लेते हैं। देव एस्केलेटर का जो जीएमपी चल रहा है वो लगभग 16% के आसपास चल रहा है। क्लियर कर दूं कि कोई भी जीएमपी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, यहां से आप सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। और जो कुछ हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ प्योर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो बता रहे हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए। और अगर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रखा है। अब अगला जीएमपी देख लेते हैं। ये लगभग 14% के आसपास चल रहा है, 14 से 15% के आसपास हाउस ऑफ मंगलसूत्र का। और इसके बाद अगर हम अर्बन कंपनी की बात करें तो इसका जीएमपी लगभग 30% के आसपास चल रहा है। तो अब हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं दोनों ही आईपीओ के बारे में, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।